A court in Tamil Nadu's Madurai district on Monday awarded death sentence to 9 policemen in the custodial deaths of a father and son. ये वो कहानी है जिसे सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। कहानी खाकी वर्दी की है और आम इंसानों की। साल 2020 कोरोना के लॉकडाउन ने पूरे देश को जाम कर दिया था, लेकिन तमिलनाडु के छोटे से कस्बे सातनकुलम में एक पिता बेटे की जिंदगी की घड़ी उस रात बेरहमी से थम गई थी। 59 साल के जयराज अपने बेटे बेनिक्स की मोबाइल की दुकान पर बैठे थे। पुलिस आई, उठाकर ले गई। इसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा होगा। 7 घंटे की दर्दनाक यातना, खून से सनी थाने की दीवारें और एक बेटे का अपने पिता को बचाने जाना और खुद कभी वापस नहीं लौट पाना, ये कहानी है उस रात की जिसने पूरे भारत का दिल हिलाकर रख दिया था। மனுஷனோட பின்போகமே இல்லன்னா இன்னல முன்னாலே இல்ல ஆயிட்டாங்க எவ்வளவு கொடுமை எங்களுக்கு அனுதி இது போஸ்टमार्टम பண்ணவே இல்ல। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। बात है तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे सातनकुलम की। वहाँ की एक दुकान की, मोबाइल की दुकान की मालिक थे जयराज। 59 साल के सीधे साधे, कम बोलने वाले, बेहद ईमानदार, गलत को गलत और सही को सही कहने वाले। उस दौरान देश में कोरोना की वजह से लॉकडाउन था। पुलिस वाले दुकान खोलने के लिए रिश्वत तक ले रहे थे, यानी दुकान खोलनी है तो पुलिस वाले को पैसे दो। ये एक किस्म की हफ्ता वसूली वहाँ पर चल रही थी। कुछ दिन पहले ही जयराज ने एक पुलिस वाले की शिकायत कर दी थी। वो पुलिस वाला दुकानदारों से रिश्वत लेता था। जयराज ने यह बात एक सीनियर अफसर को लिखकर भेज दी थी। यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। 19 जून 2020 जयराज अपनी मोबाइल की दुकान पर बैठे थे। रात के 8 बजे थे। पुलिस आती है। सातनकुलम थाने के इंस्पेक्टर श्रीनिवासन और उनके साथी, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन आप तोड़ रहे हो। जयराज ने समझाने की कोशिश की कि वो बस घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, अभी बंद कर देते हैं, लेकिन पुलिस जयराज को सातनकुलम थाना उठा ले गई। उस रात जयराज को थाने में एक अंदरूनी कोठरी में डाल दिया गया। अंधेरी कोठरी जहां 9 पुलिस वाले जयराज पर टूट पड़े। गुस्सा था उस शिकायत का जो कुछ दिन पहले जयराज ने सीनियर अफसर को लिख भेजी थी। जयराज की गिरफ्तारी की जानकारी जैसे ही उनके बेटे बेनिक्स को मिलती है, 31 साल का लड़का दौड़ा दौड़ा अपने पिता को छुड़ाने थाने पहुंचता है। अंदर जाता है तो देखता है कि सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन उनके पिता को जमीन पर गिराकर मार रहे हैं। बेनिक्स बीच में आता है, बहस होती है और फिर पुलिस उसे भी अंदर खींच लेती है। थाने का दरवाज़ा बंद हो जाता है। बाहर बेनिक्स के दोस्त खड़े होते हैं। अंदर से सिर्फ और सिर्फ चीखने की आवाज़ आती है और एक आवाज़ जो बार बार सुनाई देती है कि पुलिस के खिलाफ बोलने की तेरी हिम्मत कैसी हुई। इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर कोई शिकायत करने की हिम्मत ही ना करे। यहाँ से शुरू होता है भारत के सबसे बर्बर टॉर्चर केस में से एक। उस रात करीब 8 बजे से लेकर अगली सुबह 3 बजे तक, यानी करीब 7 घंटे पिता और बेटे दोनों को बारी बारी से पीटा गया। थाने में इंस्पेक्टर पूरी रात मौजूद थे। जब मारपीट रुकती थी, श्रीधर पूछते थे, भाई इतनी शांति क्यों है, और फिर मारपीट का अगला राउंड शुरू हो जाता था। दोनों के कपड़े उतार दिए गए। एक लकड़ी की टेबल पर झुकाकर हाथ पैर पकड़ लिए गए ताकि हिल डुल भी ना सके। फिर मारा गया। मारने के लिए 11 अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल हुई जो सीबीआई की रिपोर्ट में है। इनमें 2 लाठियाँ और एक प्लास्टिक का पाइप भी शामिल है। बाप बेटे के शरीर से खून इतना बहा कि थाने की दीवारों पर, फर्श पर हर जगह खून के छींटे थे। उस रात एक महिला हवलदार रेवती थाने अपनी ड्यूटी पहुंचती है। जब उसने थाने के अंदर जयराज को देखा तो उसके होश उड़ गए। एक बुजुर्ग आदमी, जयराज के चेहरे पर सूजन थी, होठ फटे हुए थे, पीठ पर डंडों के निशान थे। रेवती ने इंस्पेक्टर से पूछा, सर इनको किसने मार दिया? जवाब मिला, तुम अपनी ड्यूटी करो, ये हमारा काम है। रेवती ने घायल जयराज से पूछा, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? जयराज ने एक कप चाय मांगी। रेवती चाय लेकर पहुंची तो इंस्पेक्टर ने चाय का कप उसके हाथ से लेकर फेंक दिया। उस रात जयराज को पानी तक नहीं दिया गया, टॉयलेट नहीं जाने दिया गया। बेनिक्स को जब जरा सी नींद आती उसके ऊपर पानी फेंक दिया जाता। हालात बिगड़ रहे थे। बेनिक्स उल्टी करने लगा। उसके शरीर में पानी की कमी हो गई थी। जयराज उठ नहीं पा रहे थे। फिर भी पुलिस ने उन्हें मारपीट जारी रखी। रेवती ने फिर कहा, सर इनकी हालत ठीक नहीं है, डॉक्टर बुला लीजिए। इंस्पेक्टर ने उसे धमकाया, चुप रहो वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। रेवती ने देखा जयराज फर्श पर पड़े थे। उनके शरीर पर बिजली के तारों के निशान थे। यहाँ तक कि जननांगों पर भी करंट दिया गया था। उनकी सांसें रुक रुक कर चल रही थी। रेवती चिल्लाई, एम्बुलेंस बुलाओ, ये मर जाएंगे। लेकिन इंस्पेक्टर ने कहा, मरने दो, शिकायत करने का नतीजा भी देख लेंगे।
जब दोनों की हालत खराब हो गई, आखिरकार पुलिस जयराज और बेनिक्स को चिकित्सा जांच के लिए कोविलपट्टी अस्पताल ले गई। रिपोर्ट बताती है कि मलाशय से अधिक रक्तस्राव होने के कारण 6 लुंगी बदलने की आवश्यकता होने के बावजूद भी सरकारी डॉक्टर ने पुलिस के कहने पर एक चिकित्सा फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया। यानी एक भ्रष्ट सिस्टम जिन्होंने उन्हें मौत के द्वार तक भेज दिया था, दूसरा भ्रष्ट सिस्टम उन्हें घूस लेकर फिट करार दे रहा था। इसके बाद उन्हें साथनकुलम मजिस्ट्रेट डी सरवनन के पास ले जाया गया, जिन्होंने कोविड प्रोटोकॉल के चलते घायल दोनों बाप बेटे की शारीरिक स्थिति की जांच किए बिना या उनसे सीधे बात किए बिना फिटनेस प्रमाण पत्र देखकर उन्हें हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया। इसके बाद दोनों पीड़ितों को साथनकुलम से 100 किलोमीटर दूर स्थित कोवलपट्टी उप जेल ले जाया गया। 20 जून की शाम तक वकीलों को बेनिक्स और उसके पिता से मिलने की अनुमति नहीं दी गई। 22 जून 2020 को हालात बिगड़ गए। बेनिक्स को कोवलपट्टी के सरकारी अस्पताल में इलाज भेजा गया। रात 9 बजे आंतरिक रक्तस्राव के कारण उनकी मौत हो गई। जयराज को उसी रात 10:30 बजे कोविलपट्टी उप जेल के अधिकारियों द्वारा कोविलपट्टी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। अगले दिन सुबह 4 बजे तक फेफड़ों में छेद हो जाने के कारण उसकी भी मौत हो गई। ये कोई प्राकृतिक मौत नहीं थी, ये थी प्यास, पिटाई, करंट और अपमान से भरी मौत। और इस मौत को थाने के अंदर एक इंसान था जो देखता रहा, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था, और जिसके दिल में आग भड़कती रही। उस इंसान का नाम था महिला हेड कांस्टेबल रेवती। रेवती उस थाने में हवलदार थी, 15 साल से पुलिस में थी। उसने हजारों केस देखे थे, लेकिन इतनी निर्दयता कभी नहीं देखी थी। 23 जून की रात जब दूसरी लाश भी निकल गई, रेवती कुर्सी पर बैठी रोती रही, लाचार थी, सोच रही थी अगर उसने चुप्पी तोड़ी तो उसकी नौकरी चली जाएगी, उसका परिवार बर्बाद होगा। लेकिन फिर भी उसने सोचा अगर उसने सच नहीं बताया तो जयराज और बेनिक्स की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। रेवती ने उसी रात चुपके से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को फ़ोन किया। उसने कुछ पत्रकारों को फ़ोन किया। मामला आम लोगों के बीच पहुंच गया। साथानकुलम के दुकानदारों और जनता के बीच विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जो अगले दिन तमिलनाडु के बाकी हिस्सों में फैल गए। 24 जून को घटना की पहली मीडिया कवरेज हुई। पुलिस के खिलाफ जनता सड़कों पर आ गई। मौत का विरोध और प्रदर्शनों से मीडिया कवरेज के बाद अगले दिन पुलिस विभाग ने एक कार्रवाई करते हुए 2 सब इंस्पेक्टर और 1 इंस्पेक्टर को निलंबित कर दिया और बाकी को साथानकुलम पुलिस स्टेशन से अन्य स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया। अगले दिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी एक सार्वजनिक बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि जयराज और उनके बेटे बेनिक्स की बीमारी के कारण मौत हो गई। उनके परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा की घोषणा की और साथ ही कहा कि मृतक के परिवार के सदस्य को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। उनके इस बयान से जनता में गुस्सा फैल गया। पुलिस विभाग की इस निलंबन, ट्रांसफर की कार्रवाई और मुख्यमंत्री के झूठ के कारण लोग शांत नहीं हुए बल्कि भड़क गए। साथ ही मशहूर हस्तियों और राजनेताओं ने पुलिस कार्रवाई की निंदा करने के लिए सोशल मीडिया को हथियार बना लिया। जस्टिस जयराज बेनिक्स हैशटैग से लाखों ट्वीट होने लगे। 26 जून 2020 को भारत में और विश्व स्तर पर मामला गूंज उठा। क्रिकेटर से लेकर फिल्म जगत तक के ट्वीट आए। प्रियंका चोपड़ा से लेकर रविचंद्रन अश्विन, शिखर धवन, सुचित्रा, सिद्धार्थ, खुशबू, जयराम, रवि, कार्तिक सुब्बाराव, डी इमाम, सूर्या जैसी हस्तियां ट्वीट कर रही थी। आखिरकार 28 जून को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने निर्देश दिया कि मौतों की जांच के लिए CBI को ये जांच सौंप दी जाएगी। CBI की जांच आरंभ हुई। तब तक काफ़ी सबूत पुलिस मिटा चुकी थी। CCTV वगैरह के फुटेज गायब हो चुके थे, लेकिन कोई था जो अंदर ही अंदर न्याय के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देने को तैयार था। जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट MM भारतीदासन जांच के लिए थाने पहुंचे तो रेवती ने उनसे कहा, सर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, हर एक चीज़ बारीकी से, वो सच्चाई जो छुपाई जा रही है। लेकिन मैं 2 छोटी बच्चियों की माँ हूँ, क्या आप मेरी बच्चियों और मेरी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? मजिस्ट्रेट ने वादा किया। इसके बाद रेवती ने एक के बाद एक, मिनट दर मिनट उस रात की पूरी घटना बताई और फिर उसने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, हर एक बिंदु, तारीख और घटना के साथ। बाद में अदालत ने उसने 164 का बयान दिया, जो बेहद अहम होता है। उसने बताया कि उस रात पुलिस वालों के हाथ में जो भी चीज़ लगी वे उसी से पिता पुत्र को बुरी तरह पीट रहे थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने बूट से बेनिक्स और जयराज के प्राइवेट पार्ट्स पर भी हमला किया। इस तरह पीटते पीटते वे बीच में अगर रुकते तो शराब पीने के लिए रुकते थे। रेवती मजिस्ट्रेट को बताती है कि मैं रात के करीब 8:50 पर थाने पहुंची। उस समय अंदर से किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज़ आ रही थी। वो कह रहा था, अम्मा दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, गलती हो गई।
इस बीच हल्की आवाज़ में सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। वो चिल्ला रहे थे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस वाले के खिलाफ शिकायत करने की। उनका शरीर खून से लथपथ था। कुछ देर बाद पिटाई खत्म हुई तो इंस्पेक्टर ने उसी घायल शख्स से फर्श पर गिरे हुए खुद उसके खून को साफ करवाया। रेवती बताती है, एक वक्त ऐसा आया जब बेनिक्स और जयराज के पूरे कपड़े तक उतार दिए गए। इसके बाद इसी हालत में उनके हाथ पैर बांध दिए गए। जैसे ही पुलिस वालों ने ये किया, रेवती कमरे से बाहर चली गई। वो बर्बरता का नज़ारा नहीं देख पा रही थी, लेकिन यहाँ तक उन्होंने जो भी कुछ देखा उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बता दिया। रेवती के पीछे हटने, अपने बयान को बदलने के लिए उसी सिस्टम ने उसे डराया धमकाया। यहाँ तक कि उसकी गवाही के समय हॉल इतना तनावपूर्ण था कि मजिस्ट्रेट को उनका बयान दर्ज करने के लिए इंक्वायरी रूम के बाहर गार्ड तैनात करने पड़े। फिर भी थाने के बाहर पुलिस के लोग इकट्ठा हो गए। वे तरह तरह के कमेंट कर रहे थे और इस प्रक्रिया को रोकने या बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। डर का माहौल इतना ज़्यादा हो गया था कि रेवती शुरू में अपने बयान पर साइन करने से भी घबराने लगी, जिसके लिए उन्हें सुरक्षा का यकीन दिलाना पड़ा। लेकिन इसे लेकर जस्टिस भारतीदासन अपनी जांच रिपोर्ट में लिखते हैं कि लंबे समय तक समझाने और सुरक्षा का भरोसा दिए जाने के बाद ही रेवती ने अपने बयान पर साइन किए, क्योंकि माहौल अनुकूल नहीं था। पूरा थाना परिसर पुलिस से घिरा हुआ था। वो अपने मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिसकर्मी कोर्ट के स्टाफ को धमका रहे थे और डराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन आखिरकार अपने साथी पुलिसकर्मी की धमकियों के बावजूद रेवती ने उस वक्त करीब जो 37 साल की थी, जो सच्चाई का रास्ता चुना। वो मामूली कदम नहीं था, क्योंकि पुलिस फोर्स के अंदर शायद भी कभी कोई अधिकारी अपने ही सहकर्मियों के खिलाफ गवाही देता है। रेवती को परेशान किया जाने लगा। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया। रेवती, उनके पति की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस कांस्टेबल तैनात किए। यही सुरक्षा और भरोसा अब इस केस में इतना अहम साबित हुआ कि इंस्पेक्टर श्रीनिवासन, सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन और 7 कांस्टेबल को इस कस्टडी की डेथ में सजाए मौत दी गई। जज ने कोई रहम, कोई दया नहीं दिखाई और सभी को फांसी की सज़ा सुनाते हुए एक नज़ीर पेश कर दी कि आप कानून के रक्षक हो, भक्षक नहीं। इस केस ने बताया कि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, एक मोमबत्ती उसे चीर सकती है, और वो मोमबत्ती बनी रेवती। आज सातनकुलम के उस थाने के बाहर लोग झुककर एक पल को चुप हो जाते हैं और उस महिला को सैल्यूट करने के लिए जिसने अपनी ही फौज के खिलाफ तलवार उठाई थी।